बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। 12 माह के इस कोर्स में तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात देने वाले स्टूडेंट्स जो कि सिविल जज, मजिस्ट्रेट, ASJ, ADPP, DDPP, इंस्पेक्टर लीगल या इसके अलावा LLB के स्टूडेंट्स और वो लॉयर्स के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि 12 माह के इस कोर्स में अपनी मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें और वो ये चाहते हैं कि वो कानून को अज़बर याद कर लें, तो हमारे इस चैनल ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको दस्तयाब हो सके। हमारा CPC का लेक्चर चल रहा है और मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में यही बता रहा हूँ कि जो भी हम लेक्चर दे रहे हैं, इन तमाम लेक्चर की हम एक किताब भी लिख रहे हैं। वो किताब भी आपको इंशाअल्लाह ताला मार्केट में बहुत जल्द दस्तयाब होगी। आज का लेक्चर बहुत कीमती है। इसमें ये है कि हम ये देखेंगे कि हम जो दावा दायर करते हैं या जो हमारी अपील होती है या किसी भी तरह की जो जुडिशल प्रोसीडिंग है, अदालती कार्रवाई है, वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में क्या ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या विड्रॉ हो सकती है और ये पावर किसको है, और इस पावर को करने के लिए क्या कोर्ट को किसी पार्टी की एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है या सू मोटो एक्शन के तहत, यानी अपनी सवाबदीद के तहत कोर्ट क्या खुद भी ऐसा कर सकती है कि एक केस एक कोर्ट में चल रहा है तो उस कोर्ट से वो केस ले ले और किसी दूसरी मुतलका सबऑर्डिनेट कोर्ट में दे दे। तो उसके मुतालिक बहुत कीमती लेक्चर है। ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत कीमती है क्योंकि अक्सर जो हैं वकला के केस कभी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको उसकी मालूमात होनी चाहिए, और जुडिशल इम्तहानात और LLB के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आप लिखें, मैंने आपसे ये कहा था कि जब मैं लेक्चर दूं तो आप अपनी कॉपी पेंसिल वगैरह साथ रखा करें ताकि जो अहम पॉइंट हो तो आप उसको लिख लें, और इसके मुताबिक जो है बाकी डिटेल में जो है वो किताब हमारी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी। तो आप लिखें ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। इसका रेलिवेंट सेक्शन जो है, रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो आप लिखें सेक्शन 24 ऑफ CPC। ये लिखें आप सेक्शन 24 CPC की जो सेक्शन 24 है वो इसकी रेलिवेंट प्रोविजन है। इसके अलावा अगर आप क्रॉस रेफरेंस देना चाहें तो साथ इसी रेलिवेंट प्रोविजन के आप क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। वो रेफरेंस है आर्टिकल 203 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 203 जो हमारा आईन पाकिस्तान का 1973 का है वो, और उसके अलावा सेक्शन 151 ऑफ CPC जो CPC की सेक्शन 151 है, जो इनहेरेंट पावर है एक सिविल कोर्ट की, वो भी इसकी हमारे साथ क्रॉस रेफरेंस में आती है। अब हम ये पहले देखते हैं कि कोर्ट में पहला सवाल जो आपसे पेपर में पूछेगा या आपको प्रैक्टिस करने वाले वकील को पता होना चाहिए, वो आपसे पूछेगा कि कौन सी कोर्ट को अख्तियार है कि वो केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ले जा सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, विदड्रॉ कर सकती है। तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिर्फ दो कोर्टें, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दी गई कि वो अगर चाहें तो आपके केस को किसी भी स्टेज पर, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी भी स्टेज पर, आपका सूट हो, आपकी एप्लीकेशन हो, आपकी कोई जुडिशल प्रोसीडिंग हो, उसके अलावा आपका कोई भी किसी भी तरह की अपील हो, उसको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आ गया आपसे दूसरा सवाल पेपर में पूछेगा कि ये बताएं, जब एक हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए क्या पार्टी को एप्लीकेशन देना लाजमी है या कोर्ट खुद अपने सू मोटो एक्शन पर, अपनी खुद सवाबदीद पर, अपनी अज खुद पावर को इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। पार्टी की एप्लीकेशन पे भी ऐसा होता है कि एक पार्टी एप्लीकेशन मूव कर दे
कि हमारा ये केस इस कोर्ट में चल रहा है, हम नहीं चाहते कि हमारा ये केस इस अदालत में चले, हम किसी दूसरी अदालत में चलवाना चाहते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोर्ट खुद भी चाहे तो सुओ मोटो एक्शन के तहत, अपनी सवाबदीद के तहत, वो अपनी डायरेक्शन के तहत किसी भी कोर्ट का जो उसके सब ऑर्डिनेट हो, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी तमाम तरह की सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं उनके केसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर भी और विदाउट एप्लीकेशन पर भी। तो ये दो बड़े अहम जो नुक्ते थे ये हमने देखे। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ नोटिस, कि क्या उनको नोटिस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट को एप्लीकेशन दी एक पार्टी ने, आपसे पेपर में ये पूछेगा, जब कोर्ट एक केस को दूसरी अदालत में जो है वो ट्रांसफर करती है या विड्रॉ हो जाता है, तो क्या मुतलका पार्टी को कोर्ट नोटिस देती है? आप कहेंगे हाँ वो देती है। तो देखें मगर किस कंडीशन में देगी, ये बहुत अहम है। देखें कि कोर्ट के केस को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, एक तो अपना सुओ मोटो एक्शन और दूसरा है पार्टी की एप्लीकेशन। तो याद रखना जहन में कि जब कोर्ट किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर केस को ट्रांसफर करती है, तो जिस पार्टी ने एप्लीकेशन दी है उसको तो पता है कि मेरा केस ट्रांसफर हो रहा है, मगर जो दूसरी पार्टी है उसको तो नहीं पता ना कि मेरा केस किस कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर होने से पहले क्या करती है, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करती है कि आपकी मुखालिफ पार्टी ने आप इस केस के मुतालिक एप्लीकेशन मूव की कि ये हमारा जो केस है दूसरी अदालत में चलाया जाए, तो आप आएं ताकि हम दोनों को सुने और उसके बाद केस को ट्रांसफर करें। तो अगर एप्लीकेशन वाला मामला होगा तब नोटिस जारी होगा, और अगर सुओ मोटो एक्शन है कि कोर्ट खुद ब खुद अपनी सवाबदीद पर, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी सवाबदीद पर सुओ मोटो एक्शन के तहत अगर वो केस को ट्रांसफर करती है, तो वो पाबंद नहीं है कि वो नोटिस जारी करे। वो विदाउट नोटिस जो है एक कोर्ट से दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। तो ये बड़ा कीमती नुक्ता था कि एप्लीकेशन वाले केस में नोटिस की जरूरत होती है, बाकी में नहीं। अब अगली आपका पॉइंट है कि हियरिंग ऑफ द पार्टीज, कि क्या पार्टियों को सुनना जरूरी है। लफ्ज है मे बी हियर्ड, कि पार्टी को चाहे तो वो सुन सकती है कि दोनों पार्टियों को नोटिस जारी हो गई, यानी एक पार्टी ने तो एप्लीकेशन खुद मूव की, दूसरी पार्टी को नोटिस जारी हुआ कि आपका केस हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब पार्टी आई तो कानून का हक, कानून का तकाजा ही यही है कि अडी एल्ट्रम पेट्रम हेयर द अदर साइड, कि दूसरी साइड को भी आप सुने। तो कोर्ट ये कर सकती है कि दूसरी पार्टी को हक होता है कि वो कोर्ट के सामने बोल सकती है, एतराज कर सकती है, ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि ये जो मेरा केस ट्रांसफर आप कर रहे हैं इससे मुझे फला फला नुकसानात हो सकते हैं। तो आपको हक होता है कि आप कोर्ट के सामने कह सकते हैं। मगर जब कोर्ट अपनी सवाबदीद पे इस तरह करती है तो फिर ना तो नोटिस का मामला होता, ना पार्टियों को उसकी वो होती, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट कर रही होती है कि एक अदालत से केस को उठाकर दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दे। तो पार्टियों को सुना कब जाता है कि जब उनको नोटिस जारी किया जाता है। इस केस में पार्टियों को कोर्ट सुन सकती है। जो सबसे कीमती सेक्शन है, जो सबसे कीमती लफ्ज है सेक्शन 24 का, वो ये है, एट एनी स्टेज। आपसे पेपर में पूछेगा कि एक अपील चल रही है, अपील अभी इब्तदाई मराहिल में है, या एक मुकदमा चल रहा है वो अभी दरमियान में है, या एक ऐसी जुडिशल प्रोसीडिंग है जो अपने आखिरी इख्तिताम को पहुंच चुकी है। तो क्या इन हालात के अंदर कोर्ट इन केसों को ट्रांसफर कर सकती है एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, कर सकती है। एट एनी स्टेज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फुल पावर है कि जिस वक्त भी चाहे, जिस स्टेज पे चाहे, जिस केस को चाहे, अपील हो, केस हो, दावा हो, एप्लीकेशन हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, एनीवन कुछ भी हो,
उसको वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर एट एनी स्टेज कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफर एट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग। जो हमारा सेक्शन 24A है, सेक्शन 24 उसकी क्लाज ए जो है वो ये कहते हैं कि ट्रांसफर जो है हमारा जो होता है वो एट एनी स्टेज तो होता है, मगर वो कोई भी सूट हो सकता है, अपील हो सकती है, अदर जुडिशियल प्रोसीडिंग हो सकती है। पेपर में पूछेगा, आपको गलत स्टेटमेंट बनाकर देगा कि सिर्फ सूट जो होते हैं, जो दावाजात होते हैं, वो ही ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी अपीलें ट्रांसफर नहीं होती या कोई एप्लीकेशन ट्रांसफर नहीं होती। आप कहेंगे बिल्कुल गलत, बल्कि अपील हो, आपकी कोई दावाजात हो, आपकी एप्लीकेशन हो या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, कोर्ट उसको ट्रांसफर कर सकती है। ये किस में लिखा आपसे पूछेगा पेपर में, ये कहां लिखा है? आप कहेंगे सेक्शन 24 उसकी क्लाज ए में ये चीज लिखी है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 24 उसकी क्लाज बी। बी क्लाज में लिखा है कि विड्रॉल ऑफ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग। जो बी है ना, वो विड्रॉ को डील करता है कि आप किसी भी सूट को, किसी भी स्टेज पर, किसी अपील को, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को या किसी भी एप्लीकेशन को आप किसी भी स्टेज पर कोर्ट क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकती है। तो आपसे पूछेगा कहां लिखा है, आप कहेंगे सेक्शन 24 और उसकी क्लास बी में लिखा है। अब हम आते हैं कि पावर्स अंडर सेक्शन 24B। जो हमारे पास सेक्शन 24 और उसकी क्लास बी है, तो उसके साथ उनकी सब सेक्शन 1 यानी 24B1, 24B2, 24B3 ये भी दिया गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि 24B क्या कहता है। 24B ये कहता है कि विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू इट। कि 24B ये कहता है कि किसी भी अपील को, जुडिशियल प्रोसीडिंग को, सूट को, एप्लीकेशन को कोर्ट जिस वक्त भी चाहे वो उसको विड्रॉ कर सकती है। ये 24B ने कहा। अब 24B1 क्या कहता है कि ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। वो क्या कहता है कि कोर्ट चाहे किसी भी स्टेज के ऊपर जब मामले को ट्रांसफर भी कर सकता है, उसको ट्राई भी कर सकता है, उसको आगे लेके जा सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उस केस को निपटा सकता है, उस केस का तस्फिया कर सकता है, उस केस को आगे चला सकता है। ये किस में लिखा? 24B1 में। 24B2 में क्या लिखा है कि ट्रांसफर द सेम फॉर द ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट एंड कंपिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम। 24B2 में यह कहा गया कि जो केस ट्रांसफर हुआ था कोर्ट को, तो वो केस को क्या कर सकते हैं? वो डिस्पोज भी कर सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं उस केस को, मगर वो कोर्ट क्या होनी चाहिए? दो चीजें बड़ी कीमती हैं। एक तो होनी चाहिए सबऑर्डिनेट कोर्ट, दूसरी क्या होनी चाहिए कि वो कंपिटेंट भी हो। आपसे पेपर में कहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी ऐसी कोर्ट में मामला भेजती है जो उसकी सबऑर्डिनेट नहीं है, तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस दूसरी कोर्ट में जो उसकी सबऑर्डिनेट नहीं है तो उसमें केस ट्रांसफर कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, आपसे कहेगा कि जिस कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस को ट्रांसफर कर रहा है, वो केस को ट्राई करने की अहलियत ही नहीं रखती, वो जुरिस्डिक्शन रखती नहीं है, कंपिटेंट नहीं है, तो क्या ऐसी कोर्ट केस को ले लेगी? आप कहेंगे नहीं। जब हाई कोर्ट किसी केस को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी केस को आगे ट्रांसफर करता है तो वो उस अदालत की अहलियत भी देखता है कि क्या ये कोर्ट कंपिटेंट है, इसकी जुरिस्डिक्शन लगती है, ये कोर्ट इतनी अहलियत रखती है, इसको अथॉरिटी है कि ये केस को सुन सके, आगे ट्राई कर सके। तो ऐसी कोर्ट जो कंपिटेंट हो और सबऑर्डिनेट हो, सिर्फ उसमें केस को ट्रांसफर किया जाता है। ये आपसे पूछेगा कहां लिखा? आप कहेंगे 24B2 में लिखा। अब है 24B3, रीट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विथड्रॉन। बड़ा कीमती है ये।
24B3, इसमें कहा कि जिस कोर्ट से उसने विदड्रॉ किया था, लिया था, मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट ने कोर्ट ए के पास, हाई कोर्ट ने कोर्ट ए से मुकदमा उठाकर कोर्ट बी में ट्रांसफर कर दिया। अब क्या ऐसा हाई कोर्ट कर सकती है कि यही मुकदमा दोबारा रीट्रांसफर कर दे कोर्ट ए को, जिस कोर्ट से उसने ट्रांसफर किया था? मिसाल के तौर पर मेरी कोर्ट है, मेरी अदालत से हाई कोर्ट ने कहा कि ये मैं केस ट्रांसफर कर रही हूं जाहिद की अदालत में, तो अब क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कर सकती है कि दोबारा उसी केस को जो मुझसे उठा लिया गया था, मुझसे ले लिया गया था, वही केस मुझे दोबारा रीट्रांसफर कर दे? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है, ये पावर है। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी तक ये देखा कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन दोनों को अथॉरिटी है सेक्शन 24 के तहत कि वो किसी भी स्टेज पर कोई भी मुकदमा हो, सूट हो, एप्लीकेशन हो, अपील हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, उनको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, मगर कंडीशन क्या हो? 2 शराइत होना जरूरी है कि जिस कोर्ट में वो दावा भेज रहे हैं वो सब ऑर्डिनेट होना चाहिए, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ताबे होनी चाहिए। नंबर 2 कि वो कंपिटेंट भी हो, ये ना हो कि वो कोर्ट उस दावे को सुन ही ना सकती हो, तो फिर इस तरह दावा उसमें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। बड़ा कीमती, आपसे पेपर में कहेगा कि 24(2) के तहत आप ये बताएं कि जब केस ट्रांसफर किया जाता है कोर्ट में, तो जिस कोर्ट में केस ट्रांसफर हुआ, फॉर एग्जांपल मेरी कोर्ट में केस ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या मैं उस केस को उसी पॉइंट से आगे प्रोसीड करूंगा, उसी जगह से चलाऊंगा जहां तक अभी तक कार्रवाई हुई थी? मिसाल के तौर पर अभी कार्रवाई ये हुई थी कि ये वाली स्टेज थी कि गवाहों को बुलाया गया था कि आप आएं और आके गवाही दें, तो क्या मैं पाबंद हूं कि मैं उसी स्टेज से केस को आगे शुरू करूं कि जहां से पिछली कोर्ट ने केस को छोड़ा था? तो हां, जो हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो ऐसा करती है कि जब केस को ट्रांसफर करती है तो डायरेक्शन दे सकती है कि आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको इसी पॉइंट से शुरू करें, या अगर कोर्ट को लगे जिस पे केस ट्रांसफर हुआ, मेरी कोर्ट पे केस ट्रांसफर हुआ और मुझे ये लगा कि ये केस जो अभी तक प्रोसीड हुआ है मैं इसको दोबारा पीछे से लेके चलूं, तो मुझे इख्तियार है कि मैं पीछे से केस को लेके चल सकती हूं, मगर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन आगे देनी होगी, मुझे रीजन देनी होगी मैं केस को इसी पॉइंट से क्यों उठा रहा हूं। विटनेस को बुलाया गया, मैं यहां से केस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं पीछे क्यों जाना चाह रहा हूं, मुझे उसकी रीजन बतानी पड़ेगी। तो क्या हमने भी देखा कि कोर्ट क्या कर सकती, जिस कोर्ट के पास केस ट्रांसफर होता है वो कोर्ट उस मुकदमे को उस पॉइंट से भी आगे लेके चल सकती है कि जहां से पिछली कोर्ट ने छोड़ा था वहां से शुरू कर सकती है मामला, या चाहे तो उसको दोबारा शुरू से लेके चल सकती है। आगे है हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस। बड़ा कीमती, आपसे कहेगा पेपर में, अब हम देख रहे हैं कि बड़ा कीमती पॉइंट कि इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ केस, कि जब केस को ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया गया तो क्या ये ऑर्डर इफेक्टिव कब होगा? क्या उस वक्त इफेक्टिव होगा कि जब ये केस एक अदालत से दूसरी अदालत में पहुंचेगा, अदालत ए से ट्रांसफर होकर जब बी में पहुंच जाएगा तब ये केस ऑर्डर की इफेक्टिवनेस होगी, या ये ऑर्डर उसी वक्त इफेक्टिवनेस अपनी रखेगा, अपना असर रखेगा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर किया? तो आपने पेपर में ये कहना है कि जब एक कोर्ट ऑर्डर जारी कर देती है कि ये वाला केस दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ऑर्डर जारी होते ही उस ऑर्डर का असर लागू हो जाता है, वो इफेक्टिवनेस उसकी हो जाती है, वो उस हुक्म का ताबेदारी शुरू हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि वो केस पहले वहां दूसरी कोर्ट में पहुंचेगा, वहां पर जाकर उसकी फाइलें खोली जाएंगी, तब जाकर ये हुक्म जो है ये नाफिजुल अमल होगा, या ये हुक्म जो है इफेक्टिवनेस होगी इसकी। ऐसा नहीं है, बल्कि जब उसने हुक्म दिया था हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इस ऑर्डर की इफेक्टिवनेस उसी वक्त शुरू हो चुकी थी।
अब आपसे पेपर में पूछेगा कि अदर ए लाइक प्रोविजन है, क्या आपके पास कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसके अंदर आप ट्रांसफर का मामला हो, जिस तरह हम ये कह रहे हैं ना कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक केस को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकती है, कोई कानून में कोई मिसालें दे, चंद एक और मिसालें भी दें कि इस तरह के केस ट्रांसफर हो सकते हैं, तो आप ये लिखें, आप लिखें सेक्शन 22, जो सेक्शन 22 है सीपीसी का, इम्पावर द ट्रांसफर द सूट विच मे बी फाइल्ड इन मोर देन वन कोर्ट। सेक्शन 22 जो है वो ये कर सकता है कि एक से ज्यादा अदालतों में अगर एक केस जो है वो उसके अंदर उन्होंने उसको एडमिट किया हुआ था, फाइल किया हुआ था, उसको इंस्टीट्यूट किया हुआ था, तो वो किसी एक अदालत में ट्रांसफर हो जाए। तो देखो ये ट्रांसफर का मामला है सेक्शन 22 वाला, तो इससे मिलता जुलता है कि अगर एक से ज्यादा कोर्टों में आपने मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा एक है मगर वो 2 कोर्टों में दायर कर दिया, तो सेक्शन 22 क्या कर सकता है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। दूसरी मिसाल क्या है, सेक्शन 39 एंड 42, मगर इसको हम रीड पढ़ेंगे ऑर्डर 21 और रूल 4 से 99 तक। ये बड़ा कीमती नुक्ता है कि सेक्शन 39 एंड 42 रीड विद ऑर्डर 21 रूल 4 to 99 इम्पावर द कोर्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ द डिक्री। ये डिक्री को ट्रांसफर करने के लिए करती है कि सेक्शन 39 और सेक्शन 42 ये दोनों सेक्शन हैं, जब किसके साथ मिलकर पढ़ी जाएंगी, ऑर्डर 21 और उसका रूल 4 से 99 तक, 4 से 99 तक रूल को जब पढ़ेंगे तो ये तीनों की तीनों चीजें क्या कर देंगी, कोर्ट को पावर दे देंगी कि वो एक डिक्री को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरी कोई मिसाल, सेक्शन 56 ऑफ सीपीसी इम्पावर कोर्ट फॉर इशुएंस ऑफ रेसिपिट, के सेक्शन जो 56 है वो भी कोर्ट को पावर देता है कि वो जो रेसिपिट होती है तो उनकी इशुएंस को आगे ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, बड़े एक और कीमती चीज मैं एक और आपको बता रहा हूं, बड़ा कीमती है ये है सेक्शन 150 सेक्शन 150 यानी सेक्शन 150 ऑफ सीपीसी इम्पावर द कोर्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ सम्मन। ये बड़ा कीमती पेपर में आपसे पूछेगा कि क्या सम्मन भी ट्रांसफर हो सकता है किसी सेक्शन के तहत, अगर हो सकता है तो आप उस सेक्शन का नाम बताएं। आप कहेंगे सीपीसी की जो सेक्शन 150 है, 150 जो सेक्शन है, उसके तहत क्या कर सकती है, कोर्ट सम्मन को ट्रांसफर कर सकती है। अब हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, एक बड़े लैंडमार्क जो है हमारे पास केस लॉ है, इसको अब मैं पूरा आपको उसका थोड़ा सा हवाला पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें भी यही चीज लिखी है। जो सेक्शन 24 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर किसी भी सूट को, अपील को, जुडिशियल प्रोसीडिंग को, एप्लीकेशन को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर कोर्ट को कंपिटेंट होना चाहिए। यही वाली बात अगर आपसे पेपर में पूछे इसके मुताल्लिक कोई केस लॉ है, आप कहेंगे हाँ, तो केस लॉ है 1999 YLR, पेज है 2681, किताब देखो 1999, किताब का नाम है YLR और उसका सफ़ा नंबर है 2681, 2681 सफ़े पर लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 विदाउट स्पेसिफाइंग एनी ग्राउंड। ये नुक्ता मैं आपको बताना भूल गया था, ये यहां पर आ गया, ये बहुत कीमती है। आपसे पेपर में पूछेगा कि जब कोर्ट एक केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करती है तो क्या उसको वजूहात लिखनी जरूरी है कि मैं केस को क्यों ट्रांसफर कर रही हूं? नहीं, विदाउट एनी रीजन, कोई भी वजह ना हो तब भी कोर्ट कर सकती है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि खास वजह होनी जरूरी है कि कोर्ट को खास वजह हो तो कोर्ट को बताई जाए कि इस वजूहात के तहत आप ये करें, या कोर्ट बगैर किसी वजह के भी जो स्पेसिफाई ना करे, कोर्ट बताए बिना कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूं, तो क्या ऐसा कर सकती है? आप कहेंगे हाँ, कोर्ट जो है बगैर बताए हुए, बगैर किसी जो स्पेसिफाई किए हुए रीजन के एक केस को दूसरी अदालत में जो है ट्रांसफर कर सकती है।
अकॉर्डिंग टू द केस लॉ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 विदाउट स्पेसिफाइंग एनी ग्राउंड, के बगैर किसी ग्राउंड के बताए हुए इम्पावर्स द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ताकत देती है टू ट्रांसफर, कि वो ट्रांसफर भी कर सकती है, विदड्रॉ भी कर सकती है एंड रीट्रांसफर, और रीट्रांसफर भी कर सकती है एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर, एनी पेंडिंग सूट, जो सूट पेंडिंग पड़ा हुआ है या अपील है, और अदर प्रोसीडिंग, या कोई दूसरी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट कोर्ट टू अनदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, आइदर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, मगर सबऑर्डिनेट होना चाहिए, एदर सो मोटो और अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, एप्लीकेशन पे भी कर सकती है और सो मोटो पे भी कर सकती है। पावर ऑफ हाई कोर्ट ओवर रेडिंग इन दिस रिस्पेक्ट। तो अभी तक हमने आज क्या देखा, अब पूरे लेक्चर का खुलासा देखें। हमने ये देखा कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ताकत दी गई, पावर दी गई सेक्शन 24 के तहत कि आप बगैर किसी वजह के, वजह स्पेसिफाई भी ना करें, आपके नीचे जो कोर्टें हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उनमें से किसी भी कोर्ट का केस उठाकर किसी दूसरी कोर्ट में आप भेज सकते हैं, या आपने दूसरी कोर्ट में भेजा मगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस कोर्ट से उठा के दोबारा उसी कोर्ट में भेजूं जिससे मैंने उठाया था, आसिफ की कोर्ट से उठाकर जाहिद की कोर्ट में भेजा था, अब मैं चाहती हूं कि जाहिद से उठा के फिर आसिफ को ही केस दे दूं, ऐसा कर सकती है। मगर वो किसको करेगी? आपसे पूछेगा क्या अपील को कर सकती है? आप कहेंगे अपील हो, एप्लीकेशन हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, सूट हो, कोई भी चीज हो, किसी भी स्टेज पर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भेज सकती है बगैर किसी ग्राउंड के स्पेसिफाई किए हुए, मगर वो कोर्ट उसकी सबऑर्डिनेट होनी चाहिए और वो कोर्ट कंपिटेंट भी होनी चाहिए। यहां तक हमने देखा। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफिज।